हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। ये क्लास बिहार शिक्षक भर्ती के लिए है। इस क्लास में हम लोग प्राचीन इतिहास से जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो अगर आप लोग और पिछली क्लासेस में हम लोगों ने बिहार से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, उन सारे तथ्यों से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस थे या जैसे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारे तथ्यों को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो अगर अभी तक आप लोग पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं तो पिछली क्लासेस देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली अगली क्लासेस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है टॉपिक प्राचीन इतिहास से। देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं इम्पॉर्टेंट, उन सारे पॉइंटों को कवर करते हैं। पहला पॉइंट दिया है, मुंगेर से निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक, क्या दिया है? मुंगेर से निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है चिरांद सारण और चेचर वैशाली, ठीक, से नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दिया है चिरांद सारण और चेचर वैशाली से नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं और जो मुंगेर से प्राप्त हुआ है वो निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हैं। आगे है अगला पॉइंट है, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी अथर्ववेद एवं पंचविश ब्राह्मण में मिलती है। क्या कह रहा है कि प्राचीन बिहार के जो इतिहास की जानकारी है वो हमको कहाँ से? अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण में मिलती है। आगे है अगला पॉइंट, अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण से पता चलता है कि मगध में व्रात्य रहते थे, किंतु ऋग्वेद में उल्लेख है कि मगध के सबसे प्राचीन वासी क्षत्रिय वर्ण के थे। ठीक, और ये जो क्षत्रिय वर्ण के थे उन्हें आर्य जो थे वो हे दृष्टि से देखते थे। ठीक, उन्हें जो आर्य थे वो लोग निम्न दृष्टि से देखते थे क्योंकि वे वैदिक बलि के बारे में नहीं जानते थे। आगे है अगला पॉइंट दिया है, अगला पॉइंट कह रहा है, कनिंघम ने बोधगया मंदिर को खोजा था। बोधगया में जो बोधगया मंदिर की खोज की थी वो किसने की थी? कनिंघम ने की थी। किसने की थी? कनिंघम ने। आगे दिया है, उन्होंने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया था। किसने? कनिंघम ने। ठीक, क्या कह रहा है फिर से एक बार देख लीजिए, कनिंघम ने बोधगया में बोधगया मंदिर को खोजा, उन्होंने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया जिसका वर्णन ह्वेनसांग और फाह्यान ने भी किया है। अगला पॉइंट कह रहा है, कनिंघम की सबसे बड़ी उपलब्धि बड़गांव का पता लगाना था। ठीक, क्या कह रहा है देखिए, कनिंघम की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वो बड़गांव का पता लगाना था। आगे है, जो राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल है, यहाँ से 2 अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं जिन पर नालंदा उत्कीर्ण है। आगे है अगला पॉइंट कह रहा है, कनिंघम ने विहार शरीफ में घोसरावा गांव की पहचान कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में की थी। क्या कह रहा है कि कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोसरावा गांव की पहचान जो है कन्नौज के राजा यशोवर्मन, कन्नौज का राजा कौन? यशोवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में की थी। आगे दिया है, कनिंघम ने वसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया। पूर्वी चंपारण जनपद के केसरिया स्तूप, लौरिया आर्य राज के अशोक स्तंभ का भी कनिंघम ने पता लगाया था। आगे दिया है अगला पॉइंट कह रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे
क्या कह रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए सूचना प्राप्त होती है कि बौद्ध महाविहार की जो स्थापना प्रसिद्ध पाल शासक धर्मपाल द्वारा की गई। ठीक, क्या कह रहा है, बौद्ध महाविहार की जो स्थापना हुई वो किसके द्वारा, पाल शासक धर्मपाल द्वारा की गई। ये कहाँ से सूचना मिलती है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए मिलती है। आगे है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है, उत्तर वैदिक काल से विहार का यह क्षेत्र प्राचीन इतिहास का अंग बन गया। फिर अगला पॉइंट है, आधुनिक राजगृह और गया के आसपास के क्षेत्र अथर्ववेद में वर्णित हैं। जो राजगृह के पास आधुनिक जो राजगृह है और गया है, इसके जो आसपास के क्षेत्र हैं उसका वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। आगे दिया है, अगला पॉइंट दिया है, कोढ़ को हटाने वाली औषधि का आविष्कार मगध में रहने वाली असुर माया रूप नामक प्रथम स्त्री चिकित्सक ने किया था। जो कोढ़, ये वाइट जो दाग होता है, इसको हटाने वाली जो औषधि है, इसका आविष्कार मगध में रहने वाली एक कौन, असुर माया रूप नामक कौन थी, स्त्री थी। जो क्या थी, स्त्री चिकित्सक थी। वो जो स्त्री थी वो चिकित्सक थी, उन्होंने किया था इसका आविष्कार। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है, बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ था। पूछा जाएगा कि आर्यों का प्रवेश जो मिथिला क्षेत्र में किस काल में हुआ था। जो बिहार के मिथिला क्षेत्र है वहाँ पे आर्यों का प्रवेश कब हुआ, तो कब हुआ, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक, आगे है अगला पॉइंट, विश्व में सबसे पहली जो गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म हुआ वो किस गणराज्य में हुआ। ऐसे पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि विश्व में सबसे पहली गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म किस गणराज्य में हुआ, तो कहाँ हुआ, वैशाली में हुआ था। ठीक, देख लीजिए, विश्व में सबसे पहली गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म वैशाली गणराज्य में हुआ। आगे है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है, विदेह माधव की कहानी। देखिए, विदेह माधव की कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जिसमें विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे और वैश्वानर मतलब अग्नि को मुख में धारण किए हुए थे। घृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई तथा नदियों को जलाती हुई सदानीरा मतलब बिहार की जो गंडक नदी है वर्तमान की, उसे क्या कहा जाता था, सदानीरा के तट पर ठहर गई। ठीक, आगे है अगला पॉइंट। आगे देखते हैं, इसी में आगे दिया है, विदेह मानव। क्या कह रहा है, विदेह मानव अग्नि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगढ़ के साथ सदानीरा के तट तक आए। सदानीरा नदी कोसल और विदेह की सीमा थी। ठीक, जो सदानीरा नदी थी जो वर्तमान में गंडक नदी है, वो किसकी सीमा थी, तो वो कोसल राज्य की और विदेह की सीमा थी। आगे है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट दिया है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से बिहार के जो 3 महाजनपद हैं, ठीक, वो कौन कौन, मगध हुआ, बज्जी है और अंग। इसका जो वर्णन है वो किस निकाय में है, किस सूत्र में मिलता है, किस निकाय के किस सूत्र से मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय। और अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक, देखिए फिर से, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो 16 महाजनपदों में से बिहार के जो 3 मुख्य महाजनपद थे, कौन कौन, मगध था, वज्जी था और अंग था। इसका वर्णन जो है अंगुत्तर निकाय, बौद्ध साहित्य और भगवती सूत्र जैन साहित्य में मिलता है। आगे है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट दिया है अंग। अंग जो है वो आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जनपद में है। ठीक, जो आधुनिक में है अंग जो था वो आधुनिक में भागलपुर और मुंगेर जनपद की राजधानी चंपा थी, जो अंग थी। ठीक, अंग की राजधानी जो थी वो चंपा थी। बिंबिसार ने इसे मगध में मिलाया था। आगे दिया है अगला पॉइंट, वज्र संघ मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों का एक
संघ था, जिसमें विदेह, वज्जी और लिच्छवी विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। जो वज्जी संघ था मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों का एक संघ था, लेकिन उसमें विदेह, वज्जी और लिच्छवी जो थे वो विशेष रूप से फेमस थे। आगे है अगला पॉइंट, देखते हैं जो बौद्ध संगीतियाँ हुई उनको। ये जो चारों बौद्ध संगीतियाँ हुई थी उनका देख लेते हैं, उनसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग इसको देख लेते हैं। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। जो प्रथम बौद्ध संगीत हुई वो कहाँ हुई, वो राजगृह में हुई थी। ठीक, कहाँ हुई थी, राजगृह सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इसका जो समय था वो क्या था, 483 ईसा पूर्व था। इस समय जो जब प्रथम बौद्ध संगीत हुई तो उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, महाकश्यप थे। शासक कौन था उस समय, अजातशत्रु था। अजातशत्रु जो है हर्यक वंश से था। इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य था, ये बौद्ध संगीत क्यों हुई थी उसको देखते हैं। क्योंकि विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन, इसी के लिए ये बौद्ध संगीत हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई, राजगृह सप्तपर्णी गुफा में हुई। समय जो था वो 483 ईसा पूर्व था। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। शासक कौन था उस समय, अजातशत्रु था। और जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बौद्ध संगीत के होने के प्रथम, वो था विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन। आगे देखते हैं अगली बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत में देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई, जो द्वितीय बौद्ध संगीति है वो वैशाली में हुई। कब हुई, 383 ईसा पूर्व में हुई। अध्यक्ष कौन थे उस समय, सर्वकामी थे। कौन से शासक थे, किसके शासन काल में हुआ था, तो कालाशोक शिशुनाग वंश के शासक थे। इसका जो तथ्य था, इसका जो द्वितीय बौद्ध संगीति होने का जो तथ्य था वो क्या था, बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासांघिक में विभाजित। ठीक, यही जो है इसका महत्वपूर्ण तथ्य था। तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई वो कहाँ हुई, तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुई। कब हुई, 247 ईसा पूर्व में हुई। उस समय जो अध्यक्ष थे, तृतीय बौद्ध संगीत के समय जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र तिस थे। और कौन शासक थे जब तृतीय बौद्ध संगीति हुई, तो अशोक शासक थे। उस समय किस वंश से थे, मौर्य वंश के थे। इसका जो तृतीय बौद्ध संगीत का जो महत्वपूर्ण तथ्य था वो था तीसरा पिटक, अभिधम्म को जोड़ना। जो तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, उस पिटक को जोड़ना ही तृतीय बौद्ध संगीत का महत्वपूर्ण तथ्य था। आगे देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीत कब हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुई, देखते हैं पहले। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ, कुंडलवन कश्मीर में हुई। कब हुई थी, प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई थी। आगे देखते हैं अध्यक्ष उस समय कौन थे। अध्यक्ष उस समय वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। उस समय अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। शासन कौन था, किसका शासन काल था, कनिष्क का। कनिष्क किस वंश से थे, तो कुषाण वंश से थे। आगे दिया है चतुर्थ बौद्ध संगीत का जो महत्वपूर्ण तथ्य था वो क्या था, बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित। यही था इसका महत्वपूर्ण तथ्य। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि जो प्रथम बौद्ध संगीत हुई वो कहाँ हुई, राजगृह में हुई, सप्तपर्णी गुफा में हुई। कब हुई, 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। शासक कौन था, अजातशत्रु हर्यक वंश से था। ठीक, इसका जो विषय था या जो महत्वपूर्ण तथ्य था वो क्या था, विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन। जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई वो कहाँ, वैशाली में हुई। और जो समय था वो 383 ईसा पूर्व था। अध्यक्ष सर्वकामी थे और शासक जो था वो कालाशोक था, शिशुनाग वंश का शासक था। जो महत्वपूर्ण तथ्य था इस बौद्ध संगीत के होने का वो था बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासांघिक में विभाजित। जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई वो पाटलिपुत्र में हुई। कब हुई, 247 ईसा पूर्व में हुई। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस थे और शासक अशोक थे, मौर्य वंश के थे। और जो इसका महत्वपूर्ण तथ्य था वो तीसरा पिटक, अभिधम्म पिटक को जोड़ना था। चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन कश्मीर में हुआ। इसका जो समय था वो प्रथम शताब्दी ईस्वी था। अध्यक्ष इसके वसुमित्र थे, अश्वघोष जो थे वो उपाध्यक्ष थे। शासक कौन थे या शासन काल किसका था, तो वो कनिष्क का था। कनिष्क किस वंश से थे, कनिष्क कुषाण वंश से थे।
और इसमें दिया है जो इसका महत्वपूर्ण तथ्य था वो था बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित। तो हम लोगों ने देख लिया बौद्ध संगीतियाँ। तो आप लोग इसको जो है 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा और इससे कई बार जो है क्वेश्चंस बनते ही हैं। हाँ, और देख लीजिए यहाँ दिया है जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी वो कहाँ, बिहार में नहीं हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी वो कहाँ, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो इसमें देखना क्या है, तो इसमें नोट में देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीत बिहार में नहीं हुई थी, बिहार में ना होके कहाँ, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। आगे देखते हैं अगला पॉइंट दिया है जैन संगीतियाँ। जो जैन संगीतियाँ हुई हैं उनके बारे में भी हम लोग इसी वक्त देख लेते हैं। तो जो जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति हुई थी वो कब हुई थी, वो 310 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक, अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक, और दिया है जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित 12 अंगों का संपादन इसका महत्वपूर्ण तथ्य था। आगे देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति वल्लभी गुजरात में हुई थी। कब हुई थी, 512 ईस्वी में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, देवर्षि क्षमा श्रमण थे। और इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य था वो धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध किया गया, यही इसका जो है महत्वपूर्ण तथ्य था। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रथम जो जैन संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, द्वितीय जो जैन संगीति हुई वो वल्लभी गुजरात में हुई। प्रथम जैन संगीत का जो समय था वो 310 ईसा पूर्व था और द्वितीय जो जैन संगीति हुई उसका जो टाइम था वो 512 ईस्वी था। उस समय अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। और इस समय द्वितीय जैन संगीत के समय अध्यक्ष कौन थे, देवर्षि क्षमा श्रमण थे। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट दिया है महात्मा बुद्ध से। महात्मा बुद्ध के बारे में देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें इम्पॉर्टेंट जो तथ्य हैं उन सारे तथ्यों को। तो देखते हैं महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो कब हुआ, 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। और इनका जो कुल था वो किस कुल के थे, वो शाक्य कुल के थे। जो महात्मा बुद्ध थे वो किस कुल के थे, तो वो शाक्य कुल के थे। आगे देखते हैं, आगे दिया है मृत्यु। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, जन्म 563 ईसा पूर्व में। ठीक, मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, बचपन का नाम। इनके जो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था वो क्या था, वो था सिद्धार्थ। पिता का नाम था सुद्धोधन, माता थी महामाया और जो सौतेली माता या मौसी जो थी वो थी प्रजापति गौतमी। पत्नी कौन थी इनकी, यशोधरा या बिंबा गोपा। ठीक, भद्दकच्छना। और पुत्र कौन थे, राहुल थे। आगे देखते हैं अगला पॉइंट कह रहा है 29 वर्ष में गृह त्याग को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण। ठीक, 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति, 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात इनको 35 वर्ष की आयु में जो है वो ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक, आगे है अगला पॉइंट, वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति, यथागत एवं बुद्ध कहलाए। ठीक, तथागत एवं बुद्ध कहलाए। आगे देखते हैं, ये जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। आगे है अगला पॉइंट, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो कौन कौन से हैं। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो है बुद्ध, धम्म और संघ। आगे है अगला पॉइंट, महात्मा बुद्ध तथा बौद्ध धर्म से संबंधित जो कुछ तथ्य हैं महत्वपूर्ण, वो तथ्य देखते हैं हम लोग। उन तथ्यों में दिया है पहला पॉइंट, गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक है, क्या है। ठीक, पूछा है गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक है कमल। और गौतम बुद्ध के गृह त्याग से क्या संबंधित है, घोड़ा। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से क्या है, पीपल का वृक्ष। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में। और अगला पॉइंट है, कौशल के राजा जिसने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी वो कौन थे,
वो थे प्रसेनजीत। कौन थे वो? प्रसेनजीत थे। आगे है अगला पॉइंट, बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य हैं वो क्या क्या हैं? देखते हैं हम वो क्या क्या हैं। वो है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख, देखिए दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। तो जो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं वो कौन कौन से हैं? जो 4 आर्य सत्य हैं हमारे वो है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और जो अष्टांगिक मार्ग हैं वो क्या क्या हैं? वो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। 4 आर्य सत्य जो हैं वो है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और जो अष्टांगिक मार्ग हैं वो हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीविका और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट दिया है प्रत्यय समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार है। ठीक, क्या कह रहा है? प्रत्यय समुत्पाद ये बुद्ध के जो उपदेश हैं उसका सार है, मतलब सारे उपदेश इसी में समाहित है। आगे दिया है अगला पॉइंट, अगला दिया है महावीर। महावीर से बनने वाले हम लोग देखते हैं पॉइंट्स क्या क्या हैं। इनमें दिया महावीर में इनका जो जन्म हुआ था वो 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में, और जो इनका कुल था वो क्या था? ज्ञात्रक था। ठीक, आगे देखते हैं इनकी जो मृत्यु हुई 527 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। पिता इनके थे सिद्धार्थ, माता थी त्रिशला। जो माता थी ये लिच्छवी राजकुमारी थी, पत्नी जो थी वो यशोदा थी, पुत्री जो थी वो प्रियदर्शना थी, और जो जमाता थे वो कौन थे? जमाली थे। ठीक, आगे देखते हैं 30 वर्ष में गृहत्याग, 42 वर्ष की आयु में कैवल्य मतलब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होना। और इनको कितने वर्षों में? तो इन्हें 12 वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट दिया है ज्ञान प्राप्ति। इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो कहाँ? जृंभिग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। जृंभिग्राम के, देखिए क्या कह रहा है, जृंभिग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य प्राप्त होने के बाद केवलिन, मतलब इनको जब ज्ञान की सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद ये केवलिन, जिन और अरहंत और निर्ग्रंथ कहलाए। ठीक, केवलिन जिन मतलब विजेता, अरहंत मतलब योग्य, निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित, ये सारे जो है इनके नाम हुए। और ये देखिए अगला पॉइंट दिया है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक, आगे है अगला पॉइंट कह रहा है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? सम्यक दर्शन था, सम्यक ज्ञान था और सम्यक चरित्र था। ठीक, जैन धर्म के जो त्रिरत्न थे वो थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र था। आगे है अगला पॉइंट, देखते हैं पंच महाव्रत कौन कौन से थे? तो वो था सत्य था, अहिंसा था, अपरिग्रह था, अस्तेय और ब्रह्मचर्य थे। ये जो है 5 महाव्रत थे। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है महावीर ने 5वें व्रत में कौन है? ब्रह्मचर्य है। ठीक, तो वो ब्रह्मचर्य दिया था किसने? महावीर ने। ठीक, जबकि शेष जो 4 व्रत थे वो पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित थे। आगे है अगला पॉइंट कह रहा है स्यायवाद मतलब अनेकांतवाद या सप्तभंगी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। जो स्यादवाद है या सप्तभंगी है उसको ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। आगे देखते हैं महावीर एवं जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन सारे तथ्यों को हम लोग देखते हैं महावीर और जैन धर्म से रिलेटेड जो हैं। देखते हैं इसमें पॉइंट पहला दिया है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो कौन था? जमाली थे।
आगे दिया है त्रिरत्न या तीन रत्न कौन कौन से थे, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक जो है दृष्टि, सम्यक दर्शन था, तो सटीक ज्ञान था, सटीक आस्था थी और सटीक क्रिया थी। ठीक, ये त्रिरत्न थे उनके। आगे देखते हैं, आगे दिया है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे वो कौन थे? मक्खली गोसाल, मतलब महावीर के शिष्य थे, लेकिन बाद में इन्होंने सदस्यता त्याग दी थी। पहले ये जो है मक्खली गोसाल जो है महावीर के शिष्य हुआ करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने इनकी सदस्यता जो थी वो त्याग दी थी। आगे है अगला पॉइंट, किस जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो किन जैन तीर्थंकरों का उल्लेख? तो वो ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर थे, ठीक, और अरिष्टनेमि जो 22वें तीर्थंकर थे। इनका उल्लेख जो है ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आगे है अगला पॉइंट, सर्वाधिक पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है 14 उपपूर्व। क्या दिया है? सर्वाधिक पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो है वो 14 उपपूर्व है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। इसमें दिए हैं पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला, देखिए क्या कह रहा है, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। जरासंध इसी वंश का शासक था, जिसका विवरण महाभारत में मिलता है। जरासंध का जो विवरण है वो महाभारत में मिलता है। आगे देखते हैं, हर्यक वंश। हर्यक वंश में दिया है अन्य साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार इसका जो समय दिया है वो 544 से 492 ईसा पूर्व में की थी। जो हर्यक वंश की स्थापना थी वो बिंबिसार ने की थी। आगे दिया है बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कोसला देवी प्रसेनजित की जो बहन थी उनसे विवाह कर काशी को दहेज में प्राप्त किया। इसके अलावा उसने वैशाली की राजकुमारी छेलना, जो इनका नाम छलना भी कहा जाता है, कहीं कहीं मिलता है, से विवाह किया। बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को विजित कर, आगे देखते हैं, उनको विजित कर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। ठीक, किसने? बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को विजित कर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। उसका अवंती के शासक चंड प्रदोत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। ठीक, कालांतर में प्रदोत के इलाज के लिए उसने अपने वैद्य जीवक को भेजा। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का जो है अनुयायी था। ठीक, ये सारे पॉइंट हर्यक वंश से रिलेटेड थे। आगे देखते हैं हम लोग, अगला पॉइंट दिया है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। ठीक, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर मगध का शासक 492 से 460 ईसा पूर्व, इसका जो समय दिया है उसमें बना लिया। आगे दिया है अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या से क्रोधित काशी नरेश प्रसेनजित ने मगध से काशी वापस ले लिया। कालांतर में बाद में दोनों में युद्ध हुआ और फिर संधि हो जाती है। आगे देखते हैं, इसमें अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है अजातशत्रु का काशी की राजकुमारी वाजिरा से विवाह हो जाता है और उसे जो है काशी पुनः जो है दहेज में मिल जाती है, या काशी उसको पुनः मिल जाती है। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्कार की मदद से वज्र संघ में फूट डलवा दिया और लिच्छवियों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। देखिए, अजातशत्रु का काशी की राजकुमारी वाजिरा के साथ विवाह होता है, उसके बाद उसे काशी वापस मिल जाती है। फिर देखते हैं, अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्कार की मदद से वज्र संघ में फूट डलवा दी और लिच्छवियों पर आक्रमण कर दिया, उनको पराजित कर दिया। उसके ही शासनकाल में क्या कह रहा है, देखिए, उसके ही शासनकाल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व, किसके? अजातशत्रु के ही शासनकाल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। 483 ईसा पूर्व में इसके ही संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। किसका? देखिए, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था
कि जो है कि जो प्रथम बौद्ध संगीत हुई वो कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। उस समय शासक कौन था, उस समय अजातशत्रु शासक था, और इसका जो अध्यक्ष था या जो अध्यक्षता की थी वो कौन था, महाकश्यप था। तो इस देखिए हम लोगों ने जो पढ़ा था वही पॉइंट यहाँ दिया है कि उसके ही शासनकाल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, और 483 ईसा पूर्व में इसके ही संरक्षण में, मतलब अजातशत्रु के संरक्षण में ही प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ राजगृह में, और महाकश्यप जो है उसकी अध्यक्षता की थी। आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदयन मगध का शासक 460 ईसा पूर्व में बना। ठीक, अजातशत्रु की मृत्यु के बाद जो उसका पुत्र था उदयन, वो मगध का शासक बना। कब बना, 460 ईसा पूर्व में। फिर उसने अपनी राजधानी राजगृह मतलब गिरिव्रज से पाटलिपुत्र गंगा तथा सोन नदी के संगम पर बसा लिया। ठीक, नया नगर वही था कि उसने अपनी राजधानी जो है राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। और उदयन के 3 पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक जो दर्शक ने क्रमशः अल्पकाल तक शासन किया। तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी तैयारी आप लोग बेहतरीन ढंग से कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।